नमस्कार, सार्वी की डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अध्ययन करेंगे, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का हम अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखते हैं जिसका संबंध रासायनिक अभिक्रियाओं से होता है। जैसे मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, यानी गर्मियों के दिन में क्या किया जाए कि कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ देते हैं, तो उसमें हम क्या परिवर्तन देखेंगे। या जो लोहे के बर्तन होते हैं जैसे तवा, पैन, नेल्स, ये सब जो होते हैं, ये सबको अगर खुला छोड़ दिया जाए आर्द्र वायुमंडल में या नमी वाले वायुमंडल में, इन सब लोहे के बर्तनों को अगर खुला छोड़ दिया जाता है तब हम क्या परिवर्तन देखते हैं। या अंगूर का किण्वन होना, यानी ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, या फूड इज़ कुक्ड, यानी भोजन को पकाया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है। या फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, यानी हमारा शरीर जो है वो भोजन को पचाता है। या हम सांस लेते हैं, यानी हम सांस लेते हैं, वी रिस्पायर। तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं वो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो इन घटनाएं होती हैं या इन घटनाओं में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, यानी केमिकल रिएक्शन कहलाता है। या जो उनमें परिवर्तन होते हैं वही क्या है, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो हम क्या देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। जब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी केमिकल रिएक्शन जब होता है, किन किन गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तो सबसे पहले जो परिवर्तन हम देखते हैं वो है कि चेंज इन स्टेट, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है पदार्थों के। चेंज इन कलर, यानी उसके पदार्थों के रंग में परिवर्तन हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यानी कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिससे गैसों का उत्सर्जन होता है। और चेंज इन टेम्परेचर, यानी पदार्थों के तापमान में परिवर्तन हो जाता है। तो जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो कुछ परिवर्तन ये हमें देखने को मिलते हैं। आप अपनी बुक में कुछ क्रियाकलाप को देखेंगे, जैसे एक क्रियाकलाप आपकी बुक में दिया गया है कि जब मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो एक इस तरह से सफ़ेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है। इस तरह से आप देखेंगे यह जो है एक सफ़ेद पाउडर प्राप्त होता है मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से। तो इसमें होता क्या है कि जो मैग्नीशियम होता है, यहाँ देखिए रिएक्शन में मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम को ऑक्साइड बनाता है, यानी Mg+O2 गिव्स MgO। जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो आपस में अभिक्रिया करते हैं वो अभिकारक होते हैं, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन उनको रिएक्टेंट कहते हैं। और जो बाद में बनाते हैं, इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो जो हमें प्राप्त होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जो उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहलाता है। इस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। और जो यह आप ऊपर सफ़ेद रंग के पाउडर ये देख रहे हैं, जो इसको जलाने पर यह पाउडर प्राप्त होता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, MgO। इस तरह से यही मैग्नीशियम को जलाने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो मैग्नीशियम था उसको जलाने पर एक नई चीज़ जो है बनी है वो MgO, यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना है। यानी अब ये जो एक पदार्थ था जो दूसरे पदार्थ में बदल गया है। इसी तरह से एक और क्रियाकलाप आप ये देखेंगे, यहाँ देखेंगे ये जिंक का टुकड़ा है, जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, जिंक के टुकड़े लिए गए हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है, यानी डाइल्यूट H2SO4 के साथ लिया गया है। तो यह क्या होता है कि जब ये दोनों आपस में जब मिलाए जाते हैं तो आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। जब इसका हम रिएक्शन देखेंगे तो जिंक जो होता है H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस
निकलती है। तो ये भी क्या है कि जिंक को जब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं या जब ये पदार्थ मिलते हैं तो एक नई चीज़ हमें प्राप्त होती है, यानी हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट प्राप्त होता है, एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। तो यह कुछ केमिकल रिएक्शन हैं। अब हम देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण को समझते हैं क्या है। जो भी हम क्रियाएं हो रही हैं उनको उन रसायन की भाषा में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमने देखा जो जिंक है वो H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 और H2 बनाता है, तो इसे रसायन की भाषा में इस तरह से लिखा जाता है। अब जो यह लिखा जाता है यह संतुलित है कि नहीं, इसको हम कैसे देखेंगे। तो हम चूँकि जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन has to be equal to the total mass of the element present in the reactant। यानी इसका क्या मतलब है कि जो टोटल मास होता है, जो कि कोई भी रिएक्टेंट है जिसका जो टोटल मास होता है वह प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर ही होता है। उसमें ना तो कमी की जा सकती है और ना ही उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसको बैलेंस जो होते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम किस तरह से जानेंगे, आइए देखते हैं। तो जैसे यह एक हमने उदाहरण लिया है कि जिंक H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और H2 बनाता है। अब यहाँ पर हम दो चीज़ें देखेंगे। यह जो है जिंक प्लस H2SO4 जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, यह क्या है, अभिकारक है यानी रिएक्टेंट हैं। और यह जो बन रहा है यानी ZnSO4 और H2 गैस, यह क्या है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद है। तो इनके मास में जो कुल मास होगा यानी Zn प्लस H2SO4 का कुल मास होगा वह जिंक SO4 प्लस H2 के कुल मास के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर कितने तत्व लिए गए हैं, तो जिंक है, हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, सल्फर है और फिर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। अब इन तत्वों के कि कुल अभिकारकों में कितनी संख्या है और उत्पाद में कुल कितनी संख्या है, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो अभिकारक की तरफ देखेंगे, ये हमारा क्या है, अभिकारक है। तो जिंक अभिकारक में कितनी संख्या में है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है एरो के, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में है, कितनी संख्या है जिंक की, 1 है। और हाइड्रोजन की कितनी है, 2 है। सल्फर की कितनी है, 1 है। और ऑक्सीजन की कितनी है, 4 है। और इन्हीं तत्वों की जो राइट हैंड साइड में यानी उत्पाद में इनकी जो परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो देखेंगे जिंक की 1 है, सल्फर की कितनी है, 1 है, हाइड्रोजन की कितनी है, 2 है और ऑक्सीजन की कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर दोनों तरफ हम संख्याओं को देखेंगे कि क्या दोनों तरफ जो अभिकारक और उत्पाद में यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो परमाणुओं की संख्या है वो क्या बराबर है कि नहीं है। तो हमने क्या देखा कि जिंक रिएक्टेंट में जिंक की संख्या 1 है और उत्पाद में भी 1 है, यानी यह दोनों क्या हैं, बराबर हैं। हाइड्रोजन की संख्या को हम देखते हैं तो रिएक्टेंट में यानी अभिकारक में कितने हैं हाइड्रोजन, यहाँ देखेंगे 2 है और यहाँ पर क्या है, और इधर भी देखेंगे तो 2 है। सल्फ़र को हम देखते हैं तो सल्फ़र में इधर देखते हैं तो सल्फ़र की संख्या 1 है और इधर क्या है, इधर भी सल्फ़र की संख्या 1 है यहाँ पर। और ऑक्सीजन की संख्या को देखते हैं तो ऑक्सीजन भी क्या है, इधर 4 है, यहाँ 4 है और इधर भी क्या है, 4 है। यानी यह समीकरण क्या है, दोनों तरफ उसके परमाणुओं की संख्या जो तत्व लिए गए हैं उनके परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। इसलिए यह समीकरण क्या है, संतुलित है। लेकिन अब हम जब दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, जैसे Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 और
प्लस H2। इसमें हम देखते हैं कि क्या दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जो यानी एटम के जो नंबर्स हैं वो क्या बराबर हैं या नहीं है, या यह समीकरण संतुलित है या नहीं है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, रिएक्टेंट होता है यानी अभिकारक होते हैं। तो अभिकारक में हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने एलिमेंट हैं, तो आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इधर भी आयरन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, यहाँ लिए गए हैं एलिमेंट। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में यानी अब रिएक्टेंट में देखते हैं आयरन कितना है। तो रिएक्टेंट में आयरन की संख्या क्या है, यहाँ पर देखेंगे रिएक्टेंट में एक ही आयरन है यानी एक संख्या है। लेकिन उत्पाद में देखेंगे यानी प्रोडक्ट में आयरन की संख्या कितनी है, यानी राइट हैंड साइड में कितनी है, 3 है। हाइड्रोजन की संख्या को देखते हैं। हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टेंट में 2 है, यहाँ 2 है, और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या भी क्या है, 2 है यानी। और अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन की संख्या रिएक्टेंट में यानी लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, 1 है, और राइट हैंड साइड में कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो यानी यह क्या है, इसमें देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट लिए गए हैं उनकी संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। तो यह क्या, इससे हम क्या देखते हैं कि यह समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। अब इसको हमें संतुलित करना है, तो किस तरह से करेंगे संतुलित, आइए देखते हैं। संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी तत्व हैं जो बराबर नहीं हैं दोनों तरफ। तो सबसे पहले हम आयरन को देखते हैं। आयरन जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 है Fe, और राइट हैंड साइड में आयरन कितना है, Fe3O4 है। तो यानी आयरन यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 1 है। तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 3 से यहाँ गुणा कर देना होगा इस तरह से। तो इधर भी 3 हो जाएगा और इधर भी 3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्लस यानी आयरन की संख्या जो है Fe की जो नंबर्स हैं वो दोनों तरफ अब इस तरह से इधर 3 का गुणा कर देने पर बराबर हो जाएंगे। अब इसके बाद हम H2O को लेते हैं। H2O में देखते हैं। H2O में जो हाइड्रोजन है इधर कितने हैं, 2 हैं, और इधर कितने हैं हाइड्रोजन, 2 हैं। यानी हाइड्रोजन की संख्या तो बराबर है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा। लेकिन ऑक्सीजन को जब हम देखते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है, 4 है। यानी ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो जाए, तो हमें यहाँ पर 4 ऑक्सीजन करने के लिए इस H2O में हमें 4 का गुणा करना होगा। जब हम 4 का यहाँ पर गुणा करते हैं तो ऑक्सीजन तो 4 हो जाता है यानी 4H2O हो जाएगा। और जब यह 4 इस तरह से 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो 4 हो गया इस संख्या को बराबर करने के लिए, लेकिन जो हाइड्रोजन बराबर थे यहाँ पर इस तरह से इस समीकरण में देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर बराबर था, अब वो बराबर नहीं है। यहाँ पर कितनी हो गए, यहाँ पे 4 दूने 8। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर कितना है, 2 है। अब इसको बराबर करने के लिए जो यहाँ डिस्टर्बेंस आई है कि हम ऑक्सीजन को बराबर किए तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई। तो अब इसको जितनी इधर अधिक है, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। तो अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन हो जाए यहाँ पर। तो इसको यहाँ 8 लाने के लिए हमें यहाँ भी क्या करना होगा, 4 से गुणा कर देना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इस तरह से अब जो हमारा फाइनल समीकरण होगा यानी 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। और यह जो समीकरण होगा अब यह क्या हो जाएगा, बैलेंस समीकरण हो जाएगा। यानी इस तरह से 3Fe 4H2O गिव्स Fe3O4
और 4H2O, यह हमारा बैलेंस समीकरण है। यहाँ पर जो था यह क्या था, यह समीकरण बैलेंस नहीं था, यानी संतुलित समीकरण नहीं था। यहाँ पर जो हमने जो उदाहरण लिया ये समीकरण संतुलित नहीं था, लेकिन जब हमने इसको इस तरह से किया तो यह क्या हो गया, अब यह एक क्या है, संतुलित समीकरण है, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब जो यह केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है, तो अब हम इसको जानेंगे कि जो उसके भौतिक रूप होते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण में, जो पदार्थों के भौतिक रूप हैं उनको प्रतीकों के रूप में किस तरह से लिखेंगे। कोई भी रासायनिक समीकरण ले लीजिए, जैसे हमने यही उदाहरण लिया है तो इसी को ले लेते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो किसी भी तत्व की जो भौतिक अवस्था होती है वह क्या है, ठोस होती है, सॉलिड यानी ठोस, जिसका सिंबल क्या होता है, यस से हम दर्शाते हैं। ठोस के बाद क्या होता है, लिक्विड यानी द्रव, जिसे हम स्मॉल एल से दिखाते हैं। और फिर होती है गैस, यह पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं होती हैं, गैस, जिसे हम जी से दर्शाते हैं। और किसी का जलीय विलयन अगर है, किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन है तो उसे हम एक्वस इस तरह से दर्शाते हैं, जिसका सिंबल AQ होता है। तो यह जो पदार्थ होते हैं उनकी भौतिक अवस्थाएं को उनके प्रतीकों के रूप में उनके आगे लिख दिया जाता है। जैसे तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर तत्वों या पदार्थों के उनके भौतिक रूपों के में या उनके जो अवस्थाएं होती हैं उनको उनके साथ लिखते हैं, तो किस तरह से हम लिखेंगे ये देखेंगे हम यहाँ पर। तो जो आयरन होता है वह क्या है, ठोस अवस्था में होता है, तो ठोस का सिंबल क्या है, यस होता है, तो उसको उसके रूप में हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर H2O का अगर वाष्प है तो वह क्या है, गैस के रूप में होता है, गैस होता है, और गैस का सिंबल यानी उसकी भौतिक अवस्था का जो सिंबल होता है वह G होता है, तो उसके सामने इस तरह से हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे Fe3O4, यह भी क्या है, एक ठोस होता है, तो ठोस के लिए हम क्या सिंबल ले रहे हैं, यस, तो उसके सामने इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर H2 क्या है, एक गैस है, गैस को हम क्या है, जी से दिखाते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं, तो उसकी भौतिक अवस्था उसके सामने इस तरह से लिख दी जाती है। तो इस तरह से उसकी भौतिक अवस्थाओं को हम उसके पदार्थों के या पदार्थों के भौतिक अवस्थाओं को उसके समीकरण के सामने इस तरह से उन पदार्थों के सामने लिख देते हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन है यानी अभिक्रिया का प्रकार है, वह पहला जो हमारा है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं नाम से ही क्लियर है, संयोजन यानी योग होना, संयोग होना, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन करना। जैसे यहाँ पर यह है CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो ठोस रूप में होता है, उसको जल के साथ यानी लिक्विड के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा निकलती है। तो इसमें क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जो बिना बुझा चूना है यानी क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, यह जल के साथ H2O के साथ जुड़ जाता है यानी अभिक्रिया करता है, कंबाइन हो जाता है और एक नया पदार्थ बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उष्मा उत्सर्जित होती है, हीट निकलती, इवॉल्व होती है। अब यह क्या कहलाएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई चीज़ जो है या दो पदार्थ हैं आपस में जुड़ रहे हैं, तो यह क्या हो गया, संयोग कर रहे हैं या कंबाइन कर रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे यह क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए जो चूना करते हैं वो यही होता है। तो जब हम चूना करते हैं तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर उसको हम कुछ देर छोड़ दिया जाता है, कुछ समय के साथ वह क्या है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। जो सफ़ेदी हमें दिखती है वो क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। और फिर H2O
उससे अलग हो जाता है। तो यहाँ भी आप पर क्या देख रहे हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ रहा है, संयोग कर रहा है। तो यह क्या एक उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। तो इससे हमने क्या जाना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मेड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयले का दहन, बर्निंग ऑफ कोल। इसमें क्या होता है, कार्बन यानी कोयला जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यह क्या है, इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं यानी संयोग कर रहे हैं। तो यह क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। फिर ऐसे ही एक एग्जांपल हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2NO2 यानी H2 गैस और O2 गैस से जल का निर्माण। इसमें क्या है, देख रहे हैं कि जो H2 है प्लस ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करके क्या बनाती है, H2O बनाती है। तो यानी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिर आगे देखते हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक यानी ऊष्मा का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ हीट या एनर्जी। तो उसमें क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें जब एक हमारा तीसरा नया पदार्थ बनता है या जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो जो नया पदार्थ बनता है उसके साथ साथ उसमें ऊर्जा का भी इवोल्यूशन यानी उत्सर्जन होता है, यानी एनर्जी इवॉल्व होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस यानी प्राकृतिक गैस का दहन। इसमें क्या होता है कि जो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा यानी एनर्जी। तो इसमें जो प्राकृतिक गैस होती है यानी नेचुरल गैस होती है यानी CH4 और O2, वह जब आपस में कंबाइन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है और उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है। तो यह भी एक क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस भी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो श्वसन होता है, जब हम रेस्पिरेशन यानी श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है यानी रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे ही हम श्वसन करते हैं तो जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण करती है जिससे एनर्जी भी मिलती है। तो इस तरह से जो रेस्पिरेशन है वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस का या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ जो साग सब्जियां होती हैं, जो वनस्पति पदार्थ होते हैं वो जो विघटित होते हैं यानी डिकम्पोज होते हैं, तो भी वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एनर्जी रिलीज करते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट यानी साग सब्जियां जो होती है वो जब डिकम्पोज होती हैं या विघटित होती हैं तो वो क्या बनाती हैं, और जो कंपोस्ट बनाती है उसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या एनर्जी इवॉल्व होती है, उसे भी क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला हम देखेंगे हमारा जो दूसरा टाइप का रिएक्शन है बियोजन यानी बियोजन अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका क्या मतलब होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी टूटना, डिकम्पोज होना, अपघटन होना। डिकम्पोज होना यानी कोई एक पदार्थ होगा, जैसे यहाँ पर क्या है, फेरस सल्फेट लिया गया है। फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, तो यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और
SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। यानी यह क्या है, एक पदार्थ टूट करके 3 नए पदार्थों का निर्माण करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव्स सिंपलर प्रोडक्ट। तो अगर यह जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो अगर एनर्जी के या हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको ही क्या कहते हैं हम, थर्मल डिकम्पोजिशन या ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन है, जब इसको हीट करते हैं या उष्मा देते हैं तो यह क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो एक पदार्थ है यह टूट करके 2 नए पदार्थों का निर्माण कर लेता है। तो यह क्या है, डिकम्पोजिशन है, यानी वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया है। और यह किसके प्रेजेंस में हो रही है, हीट के प्रेजेंस में हो रही है, यानी उष्मा के प्रेजेंस में हो रही है। तो इसलिए यह क्या है, ऊष्मीय वियोजन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसी तरह से हम देखेंगे, जो आपके बुक में एक क्रियाकलाप दिया गया है उसमें लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को भी जब हम हीट देते हैं या उष्मा देते हैं तो यहाँ लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये भी क्या है, एक पदार्थ से यहाँ पर 3 नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो यह भी एक क्या है, ऊष्मीय वियोजन है। क्यों, क्योंकि यह या थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि इसमें क्या है, हीट यहाँ पर प्रेजेंस में लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो जा रहा है। इसी तरह से जो AgCl है, AgCl सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड भी सूर्य के यानी सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति यानी सनलाइट के प्रेजेंस में Ag में और Cl2 में टूट जाता है। यानी एक पदार्थ 2 नए पदार्थों का निर्माण कर लेता है। तो यह भी क्या है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन है, यानी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम देखेंगे जो तीसरा हमारा प्रकार है, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम देखते हैं, आपकी बुक में क्रियाकलाप दिया गया है इस तरह से। क्रियाकलाप में आपको जो दिया गया है उसमें एक परख नली ली गई है और परख नली में इस तरह से उस परख नली में कॉपर सल्फेट विलयन लिया गया है और कॉपर सल्फेट विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। तो डुबाने के बाद हम देखेंगे कि क्या होता है, उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो लोहे की कील है, ये एक लोहे की कील है और यहाँ पर जब हम उस कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने के बाद वो जो कील निकाली गई है उसको दिखाया गया है। ये इस तरह से कॉपर सल्फेट का विलयन होता है इस परख नली में, वो जो नीले रंग का होता है। और क्या परिवर्तन होता है, क्या रिएक्शन होता है, इसको हम देखते हैं। तो जो लोहा है यानी आयरन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, इस तरह से जो नीले रंग का परख नली में लिया गया है। तो जब इसमें इस लोहे की कील को डुबाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो विलयन होता है वह इस रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वह क्या है, आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो कॉपर सल्फेट के विलयन में जो कॉपर था उसका स्थान आयरन ने ले लिया है, यानी एक का स्थान दूसरे ने ले लिया है, कॉपर का स्थान आयरन ने ले लिया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक के प्लेस को दूसरा चेंज कर देता है। ये इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर है कुछ उदाहरण और हैं, जैसे यह जिंक है, जिंक लिया है, जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर उससे अलग हो जाता है। इसी तरह से लेड होता है, लेड को कॉपर क्लोराइड के विलयन में जब डुबाया जाता है तो वह क्या होता है, लेड क्लोराइड बना लेता है और कॉपर उससे अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये हमने देखा कि विस्थापन यानी अभिक्रिया क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, यानी एक का स्थान दूसरा तत्व ले लेता है। अब हम इसी में जानेंगे कि द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। तो जैसे विस्थापन होता है कि एक का स्थान दूसरा ले लेता है, लेकिन इसमें इस तरह से अभिकारक लिए जाते हैं जिसमें वो आपस में ही चेंज कर लेते हैं अपने स्थान को। जैसे
यहाँ पर सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, दो अभिकारक लिए गए हैं यहाँ पर, और दोनों क्या करते हैं, जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड का बेरियम है वो सोडियम का स्थान ले लेता है, यानी सोडियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट बना लेता है, ये यहाँ पर जा कर के जुड़ जाता है, और जो सोडियम होता है वो यहाँ चेंज हो करके आ जाता है, यानी 2NaCl बना लेता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सोडियम और बेरियम आयन जो है आपस में स्थान को बदल लेते हैं, तो इसी को कहते हैं द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, ये हमारा चौथा प्रकार था अभिक्रिया का। अब पांचवें प्रकार पर आएंगे। पांचवा जो प्रकार होगा वह उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या होते हैं, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना होगा। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, यानी उपचयन क्या होता है कि जब ऑक्सीजन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो वह क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जब ऑक्सीजन निकलता है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी होती है या ह्रास होता है तो वह क्या होता है, अपचयन होता है, यानी रिडक्शन होता है। तो इसी को हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं, यानी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं, तथा जब अभिक्रिया के किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। इफ अ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। यहाँ पर जैसे उदाहरण में हम देख रहे हैं कि कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 2Cu बना लेता है, तो यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन क्या है, जुड़ रहा है, यानी उससे उसके इस कॉपर में ऑक्सीजन के आ जाने से वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या जुड़ रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, यानी यहाँ पर क्या देखें हमने, उपचयन कहलाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो फिर दूसरा रिएक्शन जो है CuO है प्लस H2O। यहाँ जो CuO का जो ऑक्सीजन है जब आपस में ये अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और जो ऑक्सीजन है इस कॉपर से हट करके H2 के साथ जुड़ जाता है और H2O बना लेता है। तो यहाँ CuO से ऑक्सीजन निकल जाता है और Cu रह जाता है, तो इसलिए यह क्या है, रिडक्शन है, यानी अपचयन कहलाता है ये। अब ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी उपचयन और अपचयन साथ साथ होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, उपचयन या रिडॉक्स अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। जैसे Cu प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, यह एक अभिक्रिया है जिसमें कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O बनाता है। इसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी यहाँ पर CuO से कॉपर में चेंज होना क्या है, रिडक्शन है, और H2 से H2O में चेंज होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अभिक्रिया एक साथ हो रही है, इसलिए इस पूरी अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का आप दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण देखेंगे, जैसे क्या है, संक्षारण। संक्षारण यानी कोरोजन, जंग लगना जिसे हम कहते हैं। जैसे आपने लोहे का जो बर्तन देखते हैं, लोहे के बर्तन को नमी वाले स्थान पर आप खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद उस पर एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो वह क्या होता है, उसका जंग लगना होता, उसे ही हम जंग लगना कहते हैं लोहे का। तो यह भी जो जंग लगना होता है लोहे का, यह भी क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। और लोहे में ही जंग नहीं लगता है, जैसे आप घरों में तांबे के बर्तन देखते होंगे, तांबे के बर्तनों में हरे रंग की परत चढ़ जाती है, और चांदी बर्तनों पर आप देखेंगे तो एक काले रंग की परत चढ़ जाती है।
तो ये सब भी क्या हैं, संक्षारण कहलाते हैं या जंग लगना कहलाते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली की परत, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ये सब क्या हैं, इसके संक्षारण के उदाहरण होते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप। इसके बाद यानी कोरोजन, इसके बाद विकृति गंधिता यानी रैंसिडिटी क्या होती है, इसको जानेंगे। रैंसिडिटी यानी ऐसे पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो वसा युक्त या तैलीय खाद्य होते हैं, यानी जो फैट्स और ऑयल होते हैं, ऑयल युक्त जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, वो अगर कुछ लंबे समय तक रख दी जाती हैं तो उनके स्वाद में और उनके गंध में परिवर्तन आ जाता है, यानी उसकी जो स्मेल होती है और टेस्ट क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो उसी को बचाने के लिए सबसे पहले तो ये चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं? क्योंकि उनका भी क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण अपचयन हो जाता है। इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, स्वाद होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, या इसको इस सीधे शब्दों में कहें कि वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो जो ख़राब हो जाते हैं, क्यों ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वह क्या है, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसी कारण से जो कुछ पैकेट में जो खाद्य सामान आते हैं या खाद्य सामग्रियाँ आती हैं, उन चिप्स के थैली में आप देखेंगे कि और जो ऑक्सीजन उसकी जगह पर क्या किया जाता है कि वो ख़राब ना हो, तो ऑक्सीजन को हटा करके उसमें जो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो क्या होती है, ऑक्सीजन की अपेक्षा कम रिएक्टिव होती है। इसलिए उसमें के चिप्स के जो आप पैकेट देखेंगे वो उसमें भरे जाते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि उनका क्या हो, ऑक्सीडेशन ना होने पाए। इस तरह से उनका जो ऑक्सीकरण ना होने यानी ऑक्सीडेशन ना होने पाए, इसलिए उसमें क्या किए जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। तो यह आपका पहला चैप्टर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को आप दोबारा ज़रूर देखें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, जिसके क्या हो कि जब कोई भी अपडेट डाली जाए तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।